ये हमने जो इंतजार शास्त्र के प्रोसेस में जो एक प्रयास किया है सरकार तक बात पहुंचाने का, सरकार को इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि एक विपक्ष के जो मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति वो अपने वक्त में जो बड़े बड़े काम हुए अधूरे पड़े हैं या पूरे होके खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉलेज प्रारंभ नहीं हो रही मान लीजिए, या जो प्रोजेक्ट हमने दिए हैं एक से बढ़ के एक थे, तो हमने सरकार को ये मैसेज दिया है कि देखिए लोग कितने गुस्से में हैं लोगों को कि उनके क्षेत्र में बिल्डिंग खड़ी है और प्रारंभ नहीं हो रही है। तो इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता, सकारात्मक तरीका। आलोचना तो हम लोग रोज करते ही हैं, करते जाएंगे। उनको उसको भी लेना चाहिए। विपक्ष के लोग तो बात करेंगे, हमें तय करना कि वास्तव में विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो उसको सुधार करें, सच्चाई नहीं है तो छोड़ दे उसको। ये तरीका होता है पक्ष विपक्ष के अंदर। पर दुर्भाग्य से विपक्ष को तो ये समझते नहीं कुछ, ना मोदी जी समझते हैं ना यहाँ के लोग समझते हैं। प्रॉब्लम ये देखो ये, और ये इन्हीं के घाटे का सौदा है। जो व्यवहार इन्होंने अपना रखा है, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल दूसरी है और ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और फिजूल खर्ची कर रहे हैं। फिजूल खर्ची का तो इतिहास बन रहा है राजस्थान का, फिजूल खर्ची का कोई सोच नहीं सकता। जिस प्रकार से अनावश्यक बड़े बड़े प्रोग्राम करके जो तमाशा कर रहे हैं, लोग बुलवा रहे हैं कलेक्टरों के थ्रू, सारा पैसा सरकार के खर्च पे हो रहा है। ये तरीका अच्छा नहीं है। पहले ही आप घाटे में हो, आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो। जो बुजुर्ग हैं, महिला पुरुष, जो लोग दिव्यांग हैं, जो विधवाएं हैं, उन पे भी वो दया नहीं आ रही है। 3-3, 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं होते हैं। दवाइयों की दुकानों वालों ने दवाएं देना बंद कर दिया, 1000 करोड़ बाकी है उनका। तो क्या भुगतने लोग अपनी जेब से वो जानते हैं। और प्राइवेट अस्पताल ने इलाज बंद कर दिया क्योंकि वो कहते हैं हमारे पेमेंट नहीं है तो हम क्यों करें आगे। हाँ, इतना शानदार राजस्थान का गौरव बढ़ा था। भजन लाल जी चाहते तो जो पूरे कंट्री में मैसेज गया कि राजस्थान एक मॉडल बना दिया हेल्थ को लेके, पूरे चाहे बीजेपी राज्य हो चाहे कोई राज्य हो, कोई प्रत्यक्ष या कोई परोक्ष रूप से तारीफ करता राजस्थान के मॉडल की। भजन लाल जी चाहते तो उस मॉडल को और मजबूत करके आगे बढ़ाते, उनकी वाहवाही होती। अब उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि प्राइवेट वाले भी पीछे हट रहे हैं। दवाई की दुकान, दवाई मिल नहीं रही है। रिटायर्ड कर्मचारी है या सर्विंग कर्मचारी है, एमएलए है, एक्स एमएलए हैं, पत्रकार भी है उसके अंदर, आरजीएसएस के अंदर। एमएलए को तो फ्री मिल जाती है क्योंकि वो तो एमएलए है। पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो प्राइवेट वाला मैं सुनता हूँ एमएलए से, सब पहले मना किया, उसके बाद में हमारी बात माननी पड़ी और हमारा इलाज शुरू हो गया, ऐसा मैंने सुना है। और दवाई मिलने लग जाती उसको तो, पर हर एक को मिलती नहीं है। तो कर्मचारी या जो रिटायर्ड कर्मचारी बेचारे, उनकी क्या बीतती है। अब इनको ये बातों का संवेदनशीलता ही नहीं है। ये सरकार संवेदनहीन है, ये कहना चाहिए मुझे ये बात। सर, एक रिफाइनरी की सौगात मिल रही, जबकि आपने दौरा किया था, मुख्यमंत्री रहते तब एचपीसीएल के अधिकारी कह रहे थे कि दिसंबर 2023 में ही पूरी हो जाएगी। 24 में हो जाएगी पूरी। 23 में गया था लास्ट में, पहले 23 में गया था, आप ठीक कह रहे हो। फिर उन्होंने कहा साहब नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा, 24 तक तो हम कर ही देंगे इसको। और वो 26 में ला रहे हैं प्रधानमंत्री के बुलाने पर। मैं तो इनसे वो सवाल पूछता हूँ, आपने 4 साल तक 14 से लगाकर 18 तक जो बंद रखा इस काम को, उसके बाद में आपने चुनाव के मौके पर देखा कि चुनाव हार नहीं जाए, तब आपने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसका कार्य प्रारंभ करने के नाम पे उनका प्रोग्राम रखा, जबकि शिलान्यास हो चुका था। सोनिया जी और वीरप्पा मोदी जी आए थे मिनिस्टर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अगर आज 7 साल देरी से शुरू हो रहा है, कहाँ 37,000 करोड़
और कहाँ 80,000 करोड़ में फ़र्क तो होता है, पैसा तो पब्लिक का ही होता है। तो ये जो सेटबैक लगा है रिफाइनरी को, इसका दोष किसका है? पहले वसुंधरा जी को भी मिसगाइड कर दिया गया कि घाटे का सौदा है, और ये भी कह दिया कि पानी हमारा, ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, तेल हमारा, फिर हमारी भागीदारी 26% क्यों है? तो फिर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, ऊपर में विपक्ष में थे, तो मैंने कहा ये गलत कह रहे हैं, भागीदारी होती नहीं राज्यों की, ना लेते हैं राज्य सरकार है, क्योंकि रिफाइनरी जो है कई बार घाटे में आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट घाटा पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होती है। और रिफाइनरी खुद है, एचपीसीएल की या आईओसी की, किसी की है, उनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चली गई, कोई फायदे में आ गई, तो वो लोग इसको सहन कर सकते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, हमें तो मजबूर किया गया कि हम रिफाइनरी में तब आगे आएंगे तब अगर स्टेट गवर्नमेंट 26% भागीदारी लेगी, इसलिए मजबूरी में भी लेना पड़ा। और आपको भ्रम है कि ये कम भागीदारी ली है, तो ये गलत है, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। तो ये तमाम बातें मैं कह चुका हूँ पहले। अब इन्होंने जो, जिनको ABCD नहीं मालूम है, उनको बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं रिफाइनरी के बारे में। अरे बैठाना था तो वसुंधरा जी को बैठाना था, उनको तो मालूम था भी कि काम मैंने गलती करी नहीं करी, हमारे वक्त में एग्रीमेंट में क्या कमी रही या नहीं रही, या उनको गलतफहमी हुई, वो क्लियर कर सकती थी। एकमात्र आज के वक्त में ऐसे वसुंधरा राजे हैं जो रिफाइनरी पे हमारे कमेंट पर बोलने का अधिकार रखती है, जिनको रिफाइनरी क्या होती है पता नहीं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या है। ये मॉडर्न रिफाइनरी है, कंट्री की आधुनिक रिफाइनरी है, ये सबसे हाई टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। कुछ पता नहीं लोगों को, और भाषण ठोके जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं मुझ पे। तो कम से कम मदन राठौड़ को कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो राठौड़ साहब आप कम से कम चयन ऐसे लोगों को करो, या फिर पहले स्टडी करो, पूरी रिसर्च करो। उस सरकार आपके पास में, केंद्र में भी, राज्य में, आप तो पता लगा सकते हो हमारी क्या कमी थी, फिर जम के बोलो, फिर हम जम के जवाब देंगे आपको। पर ये जो रोज़मर्रा के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फिर मैं कहना चाहूँगा, अभी ये गलती कर, रिको में जो हम लोगों ने एरिया तय किया, वहाँ पर प्लॉट कटेंगे, वहाँ पर सड़कें बन रही है, बन गई वहाँ पर, उनको चाहिए राजस्थान के लोगों को वहाँ अवसर मिले उद्योग लगाने का। ये 100-150 करोड़ के, 100-150 तरह के प्लास्टिक आधारित वहाँ पर उद्योग लगते हैं। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बाहर के लोग जो अनुभवी हैं, जिनके लगे हुए उद्योग बड़ौदा में और कहीं, वो लोग आके यहाँ पर प्लॉट लेंगे, लगाएंगे, अपनी इकाई हैं, तो फिर खाली हमें टैक्स का फ़ायदा मिलेगा, रिफाइनरी का जो टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी, उसके अलावा कोई हमें फ़ायदा नहीं है। जबकि असली फ़ायदा हमारा वो है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उद्यमी बने वो लोग, ये मेरा कहना है। असम के सीएम आए थे कल, वो दावा करके गए कि बंगाल और असम में उनकी सरकार आ रही है। यहाँ आए थे जयपुर, खाटू श्याम जी आए थे। अब खाटू श्याम जी में क्या प्रार्थना की मुझे तो पता है नहीं, देखो, और मैं इन बातों में पढ़ता नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं वो पूरा देश सुन रहा है। इतने निम्न स्तर की भाषा कोई मुख्यमंत्री काम नहीं लेता होगा जो वो ले रहे हैं। ये परंपरा अच्छी नहीं लोकतंत्र के अंदर, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। सीमाएं टूट रही है, इस बात का मुझे दुख है। चाहे केंद्र सरकार हो एनडीए की, वो भी तोड़ रही है, उनके मुख्यमंत्री लोग तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आज ये सत्ता में, कल हम सत्ता में आएंगे, पहले हम थे, ये आ गए, तो हमने कोई एतराज़ थोड़ी किया। एक सेकंड नहीं लगाया इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देते हुए, राजीव गांधी ने इस्तीफा देते हुए, नरसिम्हा ने इस्तीफा देते हुए, मनमोहन सिंह इस्तीफा देते हुए, एक सेकंड नहीं लगाया। और इनका जो तरीका है अभी, वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की भाषा में कोई रोक नहीं लग रही है। इनके मेंबर पार्लियामेंट क्या बोलते हैं, कभी सुना आपने प्रधानमंत्री जी ने डांट लगाई किसी को, या फटकार लगाई, या डिसप्लेजर कन्वे किया? डिसप्लेजर कन्वे भी करते प्रधानमंत्री, ये अच्छी बात नहीं बोली, तो ये तो आज तक हुआ नहीं है। तो ये जो माहौल बन रहा देश के अंदर, इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं, हमारी विदेश नीति पिछड़ रही है।
अब पाकिस्तान में जो आतंक को बढ़ावा देने वाला, आतंक को पनाह देने वाला, आतंकियों को भेजने वाला हमारे देश के अंदर बार बार कश्मीर के अंदर कितने लोग मारे गए हैं, और जिसको दुनिया के मुल्कों में हमने प्रयास किया कि आतंकवादी देश घोषित हो, तो टीमें गई थी यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, वो इसीलिए गई थी बताने के लिए भाई कि ये किस तरह के लोग हैं। कोई असर पड़ा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कोई मुल्क हमारे साथ नहीं आया, और किसी ने पाकिस्तान के ऊपर निंदा नहीं करी, पहलगाम की घटना पे भी नहीं करी, खाली फॉर्मेलिटी कर दी। तो ये जो तरीका ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कुछ भी बोल सकता है ट्रम्प। कैसे बोल सकता है हमारे प्रधानमंत्री को कि मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा, ये मुझे मनाने में लगा हुआ है। क्या भाषा काम ले रहा हो? फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। 60-70 बार बोल चुके हैं वो कि मैंने युद्ध विराम करवाया है, कोई जवाब नहीं। इसलिए उनके हौसले बढ़ गए हैं, वो पाकिस्तान तरफ मुड़ गए हैं। हमारा मित्र राष्ट्र जो रशिया था, टेस्टेड मित्र था हमारा, जब 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के वक्त में, तभी 7वां बेड़ा आ गया था अमेरिका का। इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं करी कि रशिया हमारे साथ था। वो हमारा जो मित्र था उसको हमने खो दिया, और वो चुप है, ना इधर है ना उधर है। बातें कई करने की है। सवाल ये है कि आज हिंदुस्तान का अधिकार बनता था, क्योंकि ये गांधी का देश है, हिंसा के खिलाफ संघर्ष किया हम लोगों ने। अहिंसा वाला मुल्क है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती दुनिया गांधी के जन्म दिवस को। और गांधी के देश में आज शांति की अपील होनी चाहिए थी। यहाँ से ऐसा माहौल बनना चाहिए था कि यहाँ आकर के शांति की बात करें लोग। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको तो हम लोग कुछ आलोचना नहीं कर सकते। अगर कहीं दुनिया में आग लगी हुई है, वर्ल्ड पीस नहीं है, अशांति है दुनिया के अंदर, तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई छोटा बड़ा मुल्क हो, कोई हो, चाहे हमारे मंत्री नहीं मनती है, अगर वो प्रयास करेगा तो दुनिया के मुल्क उसको वेलकम करेंगे। और हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं ये दलाली कर रहा है। अरे पंडित नेहरू ने कई मुल्कों में मध्यस्थता करी थी, कोरिया के अंदर और स्वेज नहर के अंदर कई जगह, मुझे सबको जानकारी भी नहीं मुझे। और मोदी जी खुद गए थे यूक्रेन के अंदर, वो भी यही कह रहे थे मैं स्थापना करने जा रहा हूँ शांति की। तो दलाली शब्द क्यों काम लिया? मैंने पहले भी आपको कहा था मीडिया वालों को, दलाली शब्द ठीक नहीं था। वो बात सिद्ध हुई आखिर में, वहाँ से मैसेज गया, और मिस्टर ट्रम्प, ईरान के जो विदेश मंत्री थे, जो भी थे, सब ने बाई नेम पाकिस्तान की तारीफ करी, और वो क्या दलाल है। वो सब जो था वो मैसेज गलत छोड़ गया, मेरा ये कहना था। एक किसान के काम करने के दिनों को लेकर के वीडियो वायरल हो गया। अब क्या क्या बोलूँ मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में? वो 20 दिन काम कर सकते हैं, खुद किसान बन सकते हैं। किसान तो थे ये, किसान ही थे ये तो, और वो मुख्यमंत्री बने तो अनुभव काम लेवे ना। अब पता नहीं है खुद ही 20 दिन काम करते होंगे। लगता मुझे यही है कि ये खाली किसानी नाम की कर रहे होंगे और खुद ही 15-20 दिन मुश्किल जाते होंगे। वो अनुभव इनका काम आ रहा, बोल रहे कि साहब किसान लोग सभी 15-20 दिन ही काम करते हैं। अरे खून पसीना बहाता वो लगातार महीनों तक, तब जाके फसल आती है, फिर ओलावृष्टि हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, फसल खराब हो जाती है, कितना वो उसके दिल में आग लगती है। इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए किसान के बारे में। नेता प्रतिपक्ष ने पिछले दिनों आदर्श क्रेडिट मामले को लेकर के वो बहुत बड़ा घोटाला है, उसके लिए मैं अलग बात करूंगा। और वो देखिए आप, हमारे वकील जो है सरकार के, वही वकील आदर्श घोटाले के जो मुलजिम हैं, ये कभी सुना आपने? उनके मुलजिम वही है, उनके वकील वही बन जाते हैं। इससे बड़ी मिली भगत जो आज हिंदुस्तान का आदर्श घोटाला जो है हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि शायद जो बड़े घोटाले 2-4 हुए होंगे उसमें एक होगा। उस घोटाले को आप बताइए बचाने का प्रयास हमारे सरकारी जो डबल एजी हैं, मैंने सुना कि वो जो है, वो जो उनके विपक्ष की जो ये को एक्यूज हैं, उनके वकील बन गए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उसको गंभीरता लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। पर मुझे लगता है पूरी सरकार मिली हुई है इस काम के अंदर।
मुझे लगता है सरकार की खुद की मिलीभगत है, उनकी नॉलेज के अंदर ही हो रहा होगा, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वरना वो इतनी बड़ी घटना थी, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने कहा और उसी दिन एक्शन होना चाहिए था, कुछ नहीं हो रहा है। महिला आरक्षण को लेकर के वो अधिनियम जो है पारित करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है? वो वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास हुए हैं ना, वही हम सबकी भावना रहेगी।